आप सुन रहे हैं अनुराधा एक प्रेम कथा भाग 3। उस दिन शाम को विजय ने चाय पीकर झुरूट सुलगाते हुए सोचा चलो नदी किनारे घूम आए। अचानक याद आई कि दिन भर से आज लड़का नहीं दिखाई दिया। पुराना नौकर खड़ा था। उसने पूछा कुमार कहाँ है। उसने इशारे से दिखाते हुए कहा भीतर। रोटी खाई थी आज? नहीं। जबरदस्ती पकड़कर खिला क्यों नहीं देते? यहाँ खाने जो नहीं चाहता मालिक गुस्सा होकर फेंक फाक कर चल देता है। कल से मेरे साथ खाने बिठाना, विजय बोला। यह कहकर ना जाने क्या सोचकर वह टहलने जाने के बजाय सीधा भीतर चला गया। लंबे चौड़े आंगन से दूसरी तरफ लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मौसी जी एक रोटी और 2 गरी के लड्डू जल्दी। जिसे आदेश दिया गया उसने कहा उतर आओ ना बेटा, तुम लोगों की तरह मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। जवाब मिला चढ़ सकोगी मौसी, जरा भी मुश्किल नहीं है। उस मोटी डाल पर पैर रखकर उस छोटी डाल को पकड़कर चट से चढ़ जाओगे। विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है। उसी की 2 मोटी डालों पर कुमार और संतोष बैठे हैं। पैर लटकाकर तने से पीठ टेके दोनों खा रहे हैं। विजय को देखते ही दोनों सिट पिटा गए। अनुराधा रसोई घर के किवाड़े के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। विजय ने पूछा यही क्या इन लोगों के खाने की जगह है? किसी ने कोई उत्तर ना दिया। विजय अंतर्वलतनी को लक्ष्य करके कहने लगे आप पर देखता हूँ कि यह जोर जुल्म किया जाता है। अब की बार अनुराधा ने मुक्त कंठ से जवाब दिया हाँ, फिर भी तो आप सिर चढ़ाने से कसर नहीं रखती। विजय बोला सिर चढ़ाने से तो और भी ज़्यादा यह उधम मचाएगा इस डर से। लेकिन सुना है कि घर पर तो ऐसा नहीं उधम मचाता है। संभव है ना करता हो। उसकी माँ नहीं है, दादी बीमार रहा करती हैं। आप कामकाज से बाहर फंसे रहते हैं। उधम मचाता किसके आगे? विजय को यह बात मालूम ना हो सो नहीं है, परंतु फिर भी लड़के की माँ नहीं है यह बात आज दूसरों के मुंह से सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। बोला आप तो मालूम होता है कुछ ज़्यादा ही जान गई हैं मेरे बारे में। किसने कहा आपसे? कुमार ने। अनुराधा ने धीरे से कहा कहने लायक उम्र उसकी नहीं है, फिर भी उसके मुंह से ही सुना है। दोपहर को मैं इन लोगों को धूप में बाहर निकलने नहीं देती तो आंख बचाकर भाग जाते हैं। जिस दिन नहीं जा पाते उस दिन मेरे पास लेटकर घर की सारी बातें किया करते हैं। विजय उसका चेहरा न देख सका, परंतु उस पहले दिन की तरह आज भी उसका कंठ स्वर जैसे अत्यंत मधुर मालूम हो रहा था। उसे कहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सुनने के लिए ही बोला। अब की बार घर जाकर उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधम मचाना एक तरीके का नशा है। ना मचा सकने से शरीर में कशमकश होती रहती है। दूसरे वहाँ उसके नशे की खुराक कौन जुटाएगा? 2 ही दिन में फिर भागना चाहेगा। अनुराधा ने आहिस्ता से कहा नहीं नहीं, भूल जाएगा। कुमार उतर आओ बेटा, रोटी ले जाओ। कुमार दस्तरी हाथ में लिए उतर आया और मौसी के हाथ से और भी रोटियां और गरी के लड्डू लेकर उसे सट कर खड़ा खड़ा खाने लगा। पेड़ पर नहीं चढ़ा। विजय ने देखा कि वे चीज़ें धनी घर में की अपेक्षा पद गौरव की चाहे जितनी भी तुच्छ क्यों ना हो, पर वास्तविकता सम्मान की दृष्टि से जरा भी तुच्छ नहीं। लड़का क्यों मौसी की रसोई घर के प्रति इतना आसक्त हो गया था, विजय इसका कारण समझ गया। कुमार ने कहा मौसी कल मैंने जैसे चंद्रफूली आज भी बनाने के लिए कहा था सो क्यों नहीं बनाई तुमने? अनुराधा बोली कसूर हो गया बेटा, जरा सी आंख चूक गई सो बिल्ली दूध पलट गई। कल ऐसा ना होगा। कौन सी बिल्ली बताओ तो? सफ़ेद ने? वही होगी शायद, कहकर अनुराधा उसके माथे के बिखरे हुए बालों पर हाथ फेरने लगी। विजय ने कहा उधम तो देखता हूँ क्रमशः जुल्म में परिणित हो रहा है। कुमार ने कहा पीने का पानी कहाँ है? अनुराधा अरे भूल गई बेटा, लाए देती हूँ। तुम सब भूल जाती हो मौसी, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। विजय ने कहा आप पर फटकार पड़नी चाहिए, कदम कदम पर गलती होती है। हाँ, कहकर अनुराधा हंस दी। असावधानी के कारण यह हंसी विजय ने देख ली। दूसरे दिन दोपहर को अनुराधा कुमार और संतोष को भात परोसकर तरकारी परोसी रही थी। उसका माथा खुला था और बदन पर कपड़ा
कहीं का कहीं जा रहा था। इतने में अचानक दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई आ पड़ी। अनुराधा ने मुंह उठाकर देखा तो छोटे बाबू विजय खड़ा था। एकाएक संकुचाकर उसने माथे पर कपड़ा खींच लिया और वह उठ खड़ी हुई। विजय ने कहा, एक बहुत ज़रूरी सलाह के लिए आपके पास आया हूँ। विनोद घोष इसी गांव का आदमी ठहरा। आप तो इसे जानती होंगी। कैसा आदमी है बता सकती हैं? उसे गणेशपुर का नया गुमास्ता कायम किया है। पूरी तौर से उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? विनोद 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। यथाशास्त्र काम तो अच्छा ही करता था, किसी तरह गड़बड़ी नहीं कि सहसा घबराकर उसके चरित्र की खोज खबर लेने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? अनुराधा की कुछ समझ में न आया। उसने मृदु कंठ से पूछा, विनोद भैया कुछ कर बैठे हैं क्या? अभी तक तो कुछ नहीं किया, मगर सावधानी होने की जरूरत तो है ना। मैं तो उन्हें अच्छा आदमी समझती हूँ। सचमुच समझती हो या निंदा नहीं करना चाहती, इसलिए अच्छा कह रही हो? मेरे भले बुरे कहने की क्या कोई कीमत है? अनुराधा बोली। है क्यों नहीं? विजय बोला। वह तो आपको प्रमाणिक साक्षी मान बैठे। अनुराधा ने जरा सोच विचार कर कहा, मैं तो उन्हें एक अच्छा आदमी समझती हूँ, फिर भी जरा निगाह रखिए। अपनी लापरवाही से अच्छे आदमी का भी बुरा हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। विजय ने कहा, सच्ची बात है। फिर लड़की को लक्ष्य करके कहा, तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक एक मौसी मिल गई। तुझे नहीं तो इस जंगल में आधे दिन तुझे बगैर खाए ही बिताने पड़ते। अनुराधा ने धीरे से पूछा, आपको क्या यहाँ खाने पीने की तकलीफ हो रही है? विजय ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा से परदेश में ही दिन बिताए हैं, खाने पीने की तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं करता। कहकर वह चला गया। अनुराधा ने खिड़की की सेंध से देखा तो अभी तक नहाया निपटा भी नहीं था। इस मकान में आने के बाद एक पुरानी आराम कुर्सी मिल गई थी विजय को। शाम को उसी पर हथेली पर दोनों पैर पसार कर विजय आंखें मीचे चुरूट पी रहा था। इतने में कान में एक भनक पड़ी। बाबू साहब। आंखें खोलकर देखा, पास में एक वृद्ध सज्जन खड़े सम्मान के साथ उसे संबोधन कर रहे थे। विजय उठकर बैठ गया। सज्जन की उम्र 60 के ऊपर हो चुकी थी, लेकिन माथे मजे से गोल मटोल, ठिगना मजबूत, समर्थ शरीर, मूछें पककर सफ़ेद हो गई, मगर गंजी चांद के इधर उधर के बाल भूरे से काले, सामने के 2-4 दांत के सिवा बाकी प्रायः सभी बने हुए थे। बदन पर टसर का कोट और कंधे पर चादर था। पाँव में चीनी दुकान की वार्निशदार जूते और घड़ी की सोने की चैन के साथ सोने का मढ़ा हुआ एक बाघ का नाखून भी लटक रहा था। गांव के ये सज्जन बहुत ही धनाढ्य मालूम पड़ते थे। पास ही की एक टूटी चौकी पर चुरूट रखकर सामने रखा था। उसे खिसकाकर विजय ने उन्हें बैठने का कहा, इशारा किया। वृद्ध सज्जन ने बैठकर कहा, नमस्कार बाबू साहब। विजय ने कहा, नमस्कार। आगंतुक ने कहा, आप लोग गांव के जिम्मेदार ठहरे। आपके पिताजी बड़े प्रतिष्ठित लखपति आदमी हैं, नाम लेते सुप्रभात होता। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं। उस बेचारी पर दया न करने से बड़े कष्ट में पड़ जाएगी। बेचारी कौन? विजय बोला। उस पर कितने रुपए निकलते हैं? सज्जन ने कहा, रुपए पैसे का मामला नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वह एक स्वर्गीय अमर चटर्जी की कन्या है। वे प्रातः स्मरणीय व्यक्ति थे, गगन चटर्जी की सौतेली बहन। यह उसका प्रत्येक मकान है। वह रहेगी नहीं, चली जाएगी, इसका इंतजाम हो गया है। मगर आप जो उसे गर्दन पकड़कर निकाल दे रहे हैं, सो क्या आप उचित कर रहे हैं? इस अशिक्षित वृद्ध पर गुस्सा नहीं किया जा सकता था। विजय इस बात को मन ही मन समझ गया, परंतु बात करने के ढंग से वह जल भुन गया। बोला, अपना उचित अनुचित मैं खुद समझ लूँगा। अगर आप हैं कौन जो उसकी तरफ से वकालत करने आए हैं? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम त्रिलोचन गंगोपाध्याय है। पास के ही गांव मस्जिदपुर में मकान है, सभी जानते हैं मुझे। आपके माँ बाप के आशीर्वाद से इधर ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है जिसे मेरे पास जाकर हाथ ना पसारना पड़ता हो। आपको विश्वास ना हो तो विनोद घोष से पूछ सकते हैं। विजय ने कहा, मुझे हाथ पसारने की ज़रूरत ना होगी, और जब होगी तो महाशय का पता लगा लूँगा। मगर जिनकी आप वकालत करने आए हैं उनके आप लगते कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? सज्जन मजाक के तौर पर जरा मुस्कुरा दिए और बोले, मेहमान लगता हूँ। बैसाख के ये कुछ दिन बीतने पर मैं यानी अनुराधा से विवाह कर लूँगा।
विजय चौंक पड़ा। आप विवाह करेंगे अनुराधा से? जी हाँ, यह मेरा पक्का इरादा है। जेठ के बाद जल्दी जल्दी कोई लगन नहीं है, नहीं तो इसी महीने में यह शुभ कार्य संपन्न हो जाता। यह रहने देने की बात मुझे आपसे करनी ना पड़ती। कुछ देर तक स्थिर रहकर विजय ने पूछा, इस ब्याह की अगुवाई किसने की? गगन चटर्जी ने। वृद्ध ने कुद्र दृष्टि से देखते हुए कहा, वह तो फरारी आदमी है महाशय। रियाया का सत्यानाश करके चंपत हो गया है। इतने दिनों में वही तो विघ्न डाले था, नहीं तो अगहन में ही हमारा ब्याह अनुराधा के साथ हो जाता है। कहता था कि हम लोग स्वभाव कुलीन ठहरे, कृष्ण की संतान है, वंशज के घर बहन को नहीं ब्याहेंगे, यह था उसका बोल। अब वह गुरूर कहाँ गया? वंशज के ही घर तो आखिर गर्जू बनकर आना पड़ा। आजकल के ज़माने में कुल कौन खोजता फिरता है महाशय? रुपया ही कुल है, रुपया ही इज्जत, रुपया ही सब कुछ। कहिए ठीक है कि नहीं? विजय ने कहा, हाँ हाँ, सो तो ठीक है। क्या अनुराधा ने मंजूर किया है?